स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस वाले गुरुजी पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर होता है और इनकी जो समझ है, बेसिक समझ, वो हमने प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम के बारे में। 7 फंडामेंटल थ्योरम हैं, उनका अध्ययन करके हम जो पॉलिनोमियल है उनके आगे डिस्कस कर सकते हैं। उन्हें किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है, उन्हें हल किया जाता है, जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं। और ये IIT JEE एडवांस और BSc इन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध है। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस आई के बटन जो है ऊपर, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए ये वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहली फंडामेंटल थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मान लीजिए ये कोई फंक्शन है। इसे हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू में 0 लगा दो, बस ये बन गई अपनी इक्वेशन। तो हर एक ये जो इक्वेशन है इसका एक मूल होता है। मूल क्या होता है? x का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि माना x बराबर है अल्फा, ठीक है। यहाँ अल्फा मूल है, जो अल्फा है वो इस समीकरण का मूल है। तो जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि x माइनस अल्फा f(x), यानी ये जो f(x) x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये जो हमारा बहुपद है, इसको डिवाइड करेगा, यानी इसको विभाज्य करेगा, यानी ये x माइनस अल्फा इसका एक गुणनखंड है। x माइनस अल्फा क्या है? इस इक्वेशन का एक गुणनखंड है, ठीक है। जैसे अब अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसके हम अगर मूल निकालें और x माइनस अल्फा का उसमें भाग लगाएं तो ये उसको पूर्णतः विभाजित करेगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरी। तो ये जो हमारी दूसरी थ्योरम है ये बताती है कि अगर कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन, 1 घात की 2 घात की, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, तो इसकी कोटि होगी वो क्या होगी? 2। यानी इसी प्रकार अगर मान लें कि n कोटि की कोई समीकरण है, n कोटि यानी कोई भी हो सकती है, एक n का मान 1 हो सकता है, 1 कोटि की, 2 कोटि की, 3 कोटि की, तो जितनी उसकी कोटि होगी उसके उतने ही मूल होंगे, यानी n ही उसके मूल होंगे। जैसे ये समीकरण है, इसकी कोटि कितनी है? 2 है, तो इसके कितने मूल होंगे? 2। जैसे ये समीकरण है, यही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कोटि n का मान 2, तो मूल कितने होंगे? मूल भी होंगे उसके 2, ठीक। x प्लस 1 इसकी कोटि कितनी है? 1, तो इसके मूल कितने होंगे? n का मान 1 है, तो मूल भी कितने होंगे? 1 ही मूल होगा। अगर x की पावर 3 है तो उसके 3 मूल आएंगे, 4 है तो 4 मूल आएंगे, ठीक है। यह सिंपल थी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब आते हैं हमारे तीसरे नंबर की इक्वेशन की। ये इक्वेशन बताती है कि अगर हमारी जो इक्वेशन है उसके गुणांक, अगर किसी समीकरण के गुणांक रियल हों और अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक मूल हो, तब अल्फा माइनस आयोटा बीटा
भी एक मूल होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसके गुणा क्या नहीं, इसके जो ये जो इक्वेशन है इसके आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे 1, एक्स के आगे 2, यहाँ 3, ये क्या है, ये इसके गुणांक है। इक्वेशन क्या है, गुणांक है। अगर ये रियल हो, अगर समीकरण के गुणांक रियल हो तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक मूल है, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी एक मूल होगा। देखते हैं कैसे। जैसे हमने इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके मूल निकालते हैं। तो इसके मूल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हम जो तरीका यूज़ करेंगे वो क्या है, सीरीज धाराचार्य वाला। ये क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो क्या है, x का गुणांक क्या है, एक, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक और x का गुणांक 4, c का गुणांक 5। तो ये मान यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस बी यानी -4 प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर यानी कि 60 माइनस 4ac, तो ये कितनी हो 20, 2a यानी कि 2 -4 प्लस माइनस 60 माइनस 20 कितने हुए बच्चे, -4 अंडर रूड -4 अपॉन 2। ये क्या बन जाएगा, -4 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4 प्लस माइनस आयोटा, इसका भाग लगा दिया, 4 में 2 का 2 बार और 2 में 2 का 1 बार। तो अब देखो इसके दो मूल आए हैं। दो मूल कौन से आए हैं, एक तो आया है x बराबर -2 प्लस आयोटा और एक आया -2 माइनस आयोटा। तो ये देखो दो मूल आए हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, यही इक्वेशन, यही जो हमारी तीसरी थ्योरम है ये बताना चाहती है। अब आते हैं 4 नंबर की थ्योरम पर, चौथी थ्योरम पर। चौथी थ्योरम भी सेम सेम इसी की जैसी है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। जो तीसरी वाली है इसी की जैसी है। ये क्या बताती है कि देखो इसमें क्या है, गुणांक रियल हो, यही बात इसी में भी है। अगर किसी समीकरण के गुणांक रियल हो और एक मूल अल्फा प्लस, यहाँ पे क्या है, आयोटा बीटा, यहाँ पे आयोटा बीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस अंडर रूड बीटा। ठीक है, तो एक मूल अगर अल्फा प्लस अंडर रूड बीटा है तो अल्फा माइनस अंडर रूड बीटा भी एक मूल प्रेजेंट होगा यानी उपस्थित होगा। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके मूल फाइंड करते हैं। जैसे क्या, ये सीरीज धाराचार्य वाला सूत्र लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो 10th क्लास जो 10वीं है उस क्लास में आता है। ठीक है, अगर इसमें मान रखें -4 प्लस माइनस अंडर रूड 60 माइनस, ये हो जाएगा 1।
4AC, यानी कि ये हो जाएगा अपन के 4, क्योंकि ए और सी के मान तो एक एक ही हैं, अपॉन 2। तो इस साइड देखते हैं, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 16 में से 4 गए, 12/2 -4 प्लस माइनस, अब 12 का कितना होता है 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 का भाग लगाएंगे तो बचेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये देखिए, अब इसके दो मूल आए हैं ना, इसके दो मूल आए हैं, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, यानी एक आएगा -2 प्लस अंडर रूट 3 और एक आएगा -2 माइनस अंडर रूट 3, यानी कि x के कितने मान आए, x के कितनी वैल्यू आई 2। ये देखिए अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, ये 3 जो है ये क्या है बीटा, अंडर रूट बीटा। ये जो संख्या यहाँ पे आएगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखें, जो अंडर रूट बीटा आएगा, बीटा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन 5वीं थ्योरम पर। ये जो थ्योरम है ये थोड़ी डायग्राम बेस्ड थ्योरम है। ये क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन है और ए पर वो मान देता है पॉजिटिव और बी पर मान देता है नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, फंक्शन जो है वो ए बिंदु पर मान देता है पॉजिटिव, बी बिंदु पर मान देता है नेगेटिव, यानी एक बिंदु पर देता है प्लस और दूसरे पर देता है माइनस, या फिर उल्टा भी हो सकता है, एक पर माइनस दूसरे पर प्लस। ठीक है, यानी चिन्ह चेंज होंगे, एक पर पॉजिटिव साइन देता है तो दूसरे पर नेगेटिव, या एक पर नेगेटिव तो दूसरे पर पॉजिटिव। तो जिन बिंदुओं पर ये हमें प्राप्त होते हैं ए और बी, इन बिंदुओं पर हमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है जो प्राप्त हुआ है, तो जो रूट्स आएंगे इस फंक्शन के, जो रूट आएंगे वो क्या होंगे, ए और बी के बीच में आएंगे। जो ए और बी है, जो हमारे ए और बी हैं, जो रूट्स हैं वो ए और बी बिंदु के बीच में आएंगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये कोई फंक्शन है, ये ग्राफ है जिसका फंक्शन मान लेते हैं कोई इस प्रकार का है, कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कोई बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, यह है फंक्शन ए का मान और यह है फंक्शन बी का मान। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन ए है, ये क्या है ऊपर की ओर पॉजिटिव है, और जो फंक्शन बी है एफ बी, ये क्या है नेगेटिव। यानी ए बिंदु पर तो हमें फंक्शन जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है और बी बिंदु पर नेगेटिव मिल रहा है, नीचे की साइड नेगेटिव मिल रहा है और ए पर पॉजिटिव मिल रहा है। तो जो मूल आएगा, जो रूट आएगा वो ए, ये जो बिंदु है ए और बी, इनके बीच में ही कहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे एक्स को कट कर रहा है, तो यही तो हमारा मूल है। असल में मूल जो डायग्राम बेस्ड अगर हम मूल निकालते हैं तो किस प्रकार निकालते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जितनी बार भी हमारा जो कर्व है वो एक्स को जहाँ पर भी कट करता है, एक्स को जहाँ पर भी कट करता है वहीं उसका मूल होता है। ये देखिए, ये 1 2 3, ये जो कर्व है इसके कितने मूल हैं, 3 मूल हैं, 1 2 3, 3 मूल आए हैं। तो हमारा जो कर्व है वो एक्स को जहाँ पर भी काटता है वो उसके मूल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे काट रहा है ए और बी के बीच में, तो ये जो कर्व का जो मूल है वो कहाँ है, ए और बी के बीच में।
यही थ्योरम कहती है कि अगर एक बिंदु पर पॉजिटिव हो, ये देखिए ऊपर की ओर, एक बिंदु पर नेगेटिव हो, ये देखिए नीचे की ओर, तो जो रूट्स हैं वो ए और बी के बीच में आएंगे। ये देखो ए और बी के बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में आ रहा है। ध्यान रखिए फंक्शन के बीच में नहीं, बिंदु के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो एक और प्रमेय है 6 नंबर की, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे 6 नंबर की प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई इक्वेशन है, विषम घात की इक्वेशन, विषम घात की इक्वेशन कौन सी होती है? विषम घात इक्वेशन, समीकरण x की पावर 1 वाली, x की पावर 2 वाली, x की पावर 3 वाली, x की पावर 5। ठीक है, इस प्रकार की जो इक्वेशन जिसमें x की पावर जो है वो ऑड होती है, विषम होती है, उसे कहते हैं विषम घात समीकरण। तो जो विषम घात समीकरण होती है उसके हमेशा ध्यान रखें, उसका जो कांस्टेंट पद होगा विषम घात समीकरण का, विषम घात समीकरण विषम घात समीकरण का जो कांस्टेंट पद होगा, अचर पद, अचर पद के विपरीत चिन्ह का मूल उपस्थित होगा। यानी जो भी इक्वेशन है, जो विषम घात की इक्वेशन है, उसके विपरीत, उसके विपरीत कांस्टेंट पद है, उसके विपरीत मूल होगा। जैसे हम लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये देखिए विषम घात की समीकरण है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका जो मूल आएगा वो क्या आएगा, x बराबर -1। यानी देखिए कांस्टेंट पद का क्या है, ठीक उल्टा आया है। ठीक इसी प्रकार हम कोई दूसरी समीकरण भी ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये -3 है इक्वल टू 0, ये क्या है -3 है। तो हम अगर इसके मूल फाइंड करेंगे तो क्या आएंगे, इसके जो मूल आएंगे, x की जो वैल्यू आएगी इसे सोल्व करने पर क्या आएगी, एक तो आएगी -3 और एक आएगी सॉरी ये तो इस गलत ले लिया हमने, माफ़ कीजिएगा। ये क्या है, इसका x का स्क्वायर है, ये तो समघात समीकरण है, ये नहीं है। हम बात करें ये जो विषम घात समीकरण है, इसकी हमें क्या लेना है, x की क्यूब लेनी है, x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये देखिए कांस्टेंट पद जो है वो 4 है, तो जो इस समीकरण का जो मूल आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये देखिए 4 है तो इसका उल्टा आएगा माइनस, यानी जो कांस्टेंट पद होता है उसका विपरीत आता है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसमें हम एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा x प्लस 4 एक्स प्लस 2, और यहाँ पर हम लेंगे 2 कॉमन, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके जो मूल हैं वो क्या हैंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -2। तो ये देखिए x का जो मूल है वो क्या है, -2। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्या है, ये काल्पनिक नंबर है, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे, ये काल्पनिक नंबर है। अपना जो मेन मूल है वो क्या है, ये है x बराबर -2। ये देखिए जो अंतिम पद है +4, उसके विपरीत चिन्ह का है -2। ठीक है, सेम इसी तरह जो हमारी आखिरी है वो भी इसी तरह की है। ये क्या कहती है, जो समघात की समीकरण है, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स की पावर 4 वाली, एक्स की पावर 6 वाली, ठीक है, जो समघात की है, इसमें जो कांस्टेंट पद होगा, इसमें जो कांस्टेंट पद होगा वो अगर नेगेटिव है, इसका कांस्टेंट पद, अगर कांस्टेंट पद जो है वो नेगेटिव है, तो उसके
तो इस समीकरण के कम से कम दो मूल जिनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव उपस्थित होंगे। ये क्या बता रही है कि अगर कोई समघात समीकरण जिसकी x की पावर 2 वाली, x की पावर 4 वाली, x की पावर 6 वाली, और अगर इनमें जो कांस्टेंट पद है वो अगर नेगेटिव है तो इसका जो मूल आएंगे, इस समीकरण के जो मूल आएंगे वो क्या होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। कम से कम दो मूल आएंगे। जैसे x की पावर 2 है तो इस समीकरण के दो मूल आएंगे, x की पावर 4 है तो इसमें 4 आएंगे, 6 है तो 6 आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो मूल आएंगे उनमें कम से कम दो ऐसे मूल होंगे जो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं x² - 9 = 0। तो इसका जो मूल है वो क्या आएगा, +-3। ठीक है, तो ये देखिए x की पावर जो आखिरी पद है वो है नेगेटिव। दो समघात समीकरण है, x की पावर 2 है और आखिरी पद नेगेटिव, यानी हमारी जो थ्योरम है उसकी पालना हो रही है। तो अब जो x का मूल आएगा वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये देखिए x का मान आ रहा है एक तो 3 और एक -3, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम और भी उदाहरण ले सकते हैं इसे समझने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें आपको लगा हो कि आपका कुछ फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है और ये आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत भी अगर काम आए, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।